हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा छठी का अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम शहरों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका किस प्रकार कमाते हैं, किस प्रकार के काम धंधे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग पूरे भारत में 5000 से भी अधिक शहरों की संख्या है और 27 महानगर हैं। महानगर वो नगर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। इस पाठ में यह बताया गया है कि जब लेखिका या लेखक शहर में जाता है, वहाँ देखता है कि किस किस प्रकार के काम हो रहे हैं, सड़कों पर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई ठेली लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। उसी प्रकार उसी श्रृंखला में एक बच्चू माझी व्यक्ति जो रिक्शा चालक है, उसकी कहानी बताई गई है कि वो पहले एक गांव में रहता था और फिर गांव में उसको इतना कमाई नहीं होती थी, आमदनी कम होती थी। उसके कारण उसका परिवार का गुजर बसर नहीं चलता था। इस कारण फिर वो शहर में आ गया और वहाँ उसने एक रिक्शा ले लिया और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इसमें उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती थी। कभी कभी वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाया करती थी, जिससे उनकी कुछ आमदनी और अधिक हो जाती थी। शहरों में रिक्शा चालक के अलावा और कौन कौन से ऐसे मज़दूर होते हैं जो काम करते हैं। जैसे फुटपाथ पर हम कभी देखते हैं कि फूल वाले लोग बैठे रहते हैं, फूल लेकर, जो फूल माला और फूल बेचते रहते हैं। और उसी प्रकार अखबार वाला अखबार बेच रहा होता है। कहीं ऑटो रिक्शा वाला स्कूल के बच्चों को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। और किसी पेड़ के नीचे कोई मोची बैठा है, कहीं पर कोई नाई बैठा है जो बाल काटने के लिए बैठे रहते हैं। बच्चों, यहाँ इस बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि बच्चू माझी जो था वो शहर में क्यों आया था। और मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चू माझी शहर में इसलिए आया था क्योंकि गांव में रहकर उसका गुजर बसर नहीं हो रही थी, उसे कम आमदनी मिलती थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा नहीं चल रहा था। इसीलिए वो शहर आकर रहने लगा और वहाँ रिक्शा चलाने लगा। और वह अपने परिवार के साथ इसीलिए नहीं रहता था क्योंकि गांव में उसको इतना अधिक आय नहीं होती थी जिससे वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। इसमें बताया गया है कि बच्चू माझी को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि अगर वह छुट्टी ले लेगा तो रिक्शा कौन चलाएगा, और रिक्शा नहीं चलाएगा तो उस दिन की उसकी कोई आय नहीं होगी और उसको फिर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश में शहरी इलाकों में खेती तो होती नहीं है, इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो फुटपाथ पर ही ठेला लगाते हैं, कोई अपनी रेहड़ी लगाते हैं या कुछ सामान फुटपाथ पर ही रख कर बेचते हैं या अपना कोई स्वरोजगार करते हैं जिससे उनकी कुछ आमदनी हो सके। और इन लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है, यानी बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ पर ही अपना व्यवसाय चलाते हैं, काम चलाते हैं, या जिसको हम स्वरोजगार भी कह सकते हैं। बच्चों, आपने भी महसूस किया होगा कि फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं कुछ लोग, या रेहड़ी लगाकर खड़े होते हैं या अपनी कोई खोका लगा लेते हैं, तो ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या यातायात को भी, गाड़ियों को भी, निकलने जाने के लिए वाहनों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो सरकार इस चीज़ के खिलाफ़ थी, बीच बीच में आकर म्युनिसिपैलिटी के लोग यहाँ से इनकी रेहड़ियों को और दुकानों को हटा दिया करते थे। लेकिन अब कुछ संस्थाओं के प्रयासों से अब इन सभी को उपयोगी और आजीविका कमाने वाले लोगों के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है, यानी उन्हें इस प्रकार का काम करने के लिए हटाया नहीं जाएगा। अब सरकार अब इस प्रतिबंध को
इन रेहड़ी और ठेले वालों से हटाने का कुछ प्रयास कर रही है। तो अगर कानून हट जाता है या इनके फेवर में कानून बन जाएगा तो इन लोगों को फुटपाथ पर ही एक निश्चित जगह कर दी जाएगी जहां वो अपनी रेहड़ी लगा सकें या ठेला लगा सकें, जिससे उनकी आमदनी लगभग होती रहेगी। इसी प्रकार हम बाज़ार में देखते हैं, बाज़ार में बहुत सारी दुकानें होती हैं जो सुबह ही खुलना शुरू हो जाती हैं और जिनमें दोपहर होते होते काफ़ी भीड़ हो जाती है, और जहाँ पर मिठाइयाँ, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बिजली का सामान, बर्तन और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। डॉक्टर के क्लिनिक भी होते हैं। कई कपड़ों की दुकानें होती हैं जहाँ पर सिले हुए कपड़े भी मिलते हैं जिनको गारमेंट शॉप कहते हैं, और कुछ अनस्टिच कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े भी मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार की बाज़ार में दुकानें होती हैं। बड़ी दुकानें, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों हरप्रीत और वंदना के बारे में। हरप्रीत जो है वो अब पहले अपने पापा और चाचा के बारे में बताता है कि वो एक छोटी सी दुकान करते थे जहाँ पर इतवार या त्योहारों के समय जब ज़्यादा भीड़ होती है बाज़ार में तो हरप्रीत और उसकी माँ भी उसकी मदद कराया करती थी। तो उसके बाद उसकी पत्नी और वंदना और हरप्रीत ने फिर एक शोरूम खोल लिया, और यानी दुकान को बड़ा कर लिया। बड़ी दुकानों या शोरूम्स में सामान, कपड़े या तो बड़े बड़े शहरों से आते हैं जैसे लुधियाना, अहमदाबाद, सूरत, त्रिपुरा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। ये जो शहर हैं ये लगभग महानगरों में तब्दील होते जा रहे हैं। तो इन शहरों से, छोटे छोटे शहरों में सामान तैयार होके जाता है और फिर छोटे शहरों के जो दुकानदार होते हैं वो अपने शोरूम्स में और दुकानों में इन सामान को रखते हैं और बेचते हैं। फैक्ट्रियों में माल को तैयार किया जाता है और दुकानों और शोरूम्स पर भेज दिया जाता है जहां पर ख़रीदार उस सामान को ख़रीदते हैं और दुकानदार को उसके बदले में पैसे देते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मज़दूर आसपास की कॉलोनी या आसपास के छोटे कस्बों से आते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। बसों में, रिक्शों में, ऑटो रिक्शा में बैठकर आते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। और कुछ मज़दूर दिहाड़ी मज़दूर होते हैं जो शहर के, नगर के किसी एक ख़ास चौराहे पर बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं और किसी प्रकार की मज़दूरी के लिए उनको वहाँ से रेट का मोल भाव करके उनको लेकर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, जैसे प्लम्बर या खुदाई करने वाले या मिस्त्री या मज़दूर। बहुत सारे कपड़े की फैक्ट्रियों में विदेशों में लोगों को सामान भेजा जाता है, जैसे कपड़ा, गर्मियों के कपड़े हमारे भारत देश में तैयार किए जाते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे ठंडे देशों में यहाँ से कपड़े बनकर जाते हैं और वहाँ पर बेचे जाते हैं। जो मज़दूर ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको दिहाड़ी के तौर पर उनको निश्चित राशि दी जाती है, और अगर अतिरिक्त समय काम करते हैं तो उनको प्रति घंटे के हिसाब से अलग से कुछ मेहनताना दिया जाता है, जिसे ओवर टाइम के रूप में हम जानते हैं। कुछ मज़दूर फैक्ट्रियों में, कारखानों में नियमित रूप से काम करते हैं, उन्हें नियमित मज़दूर कहा जाता है। और कुछ अनियमित रूप से काम करते हैं, वे मज़दूर ठेकेदार के या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से फैक्ट्री में आते हैं और काम करते हैं। उनका काम, उनकी नौकरी निश्चित नहीं होती है, उन्हें कभी भी अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। कारखानों, फैक्ट्रियों में काम कम होता है तो मज़दूरों की संख्या भी घटा दी जाती है, जिससे उन मज़दूरों को अनियमित बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, तो उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है।
तो ऐसे फैक्ट्री मालिक जिनका काम मौसमी है, सीज़नल है, तो वो अधिक संख्या में मज़दूरों की नियुक्ति नहीं करते हैं। जब उनके पास काम अधिक होता है तो वो अनियमित मज़दूरों की नियुक्ति कर लेते हैं और फिर काम कम होने पर उनको फिर निकाल दिया जाता है। ये तो हुई कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की बात। अब बात करते हैं दफ्तरों की। दफ्तरों यानी ऑफिसों में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कुछ अधिक पढ़े लिखे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मज़दूरों की अपेक्षा दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की जो शिक्षा दीक्षा होती है कुछ अधिक होती है, उनकी तनख्वाह भी कुछ अधिक होती है और उनको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, जिसमें कुछ चीज़ें अलग दी जाती हैं, जैसे पीएफ फंड हो गया। और पीएफ यानी लोगों की तनख्वाह में से कुछ हिस्सा भारत सरकार की तरफ से भविष्य निधि खाते में डाल दिया जाता है, जो उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद उनको पैसा पेंशन के रूप में धीरे धीरे मिलता रहता है और कुछ पैसा इकट्ठा भी मिल जाता है और उन्हें कुछ स्पेशल ख़ास त्योहारों पर या संडे की इतवार की छुट्टी भी मिलती है और कुछ विशेष छुट्टियां भी पूरे साल के लिए दी जाती हैं। जैसे सरकारी कार्यालय में काम करने वाले लोगों को 10 छुट्टी साल की या 20 छुट्टी साल की ऐसे दी जाती हैं, जो अपने काम के ज़रूरत के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। परिवार को चिकित्सा के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं, जहां पर उनका कम कीमत पर या मुफ्त इलाज किया जाता है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं ख़त्म होता है। इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।